हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही दमदार होने वाला है। आज मैं इस क्लास में आप लोगों को हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाने वाला हूँ। समास जो कि आप लोगों को बहुत कठिन लगता है, और आज मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से जो है समास पढ़ाने वाला हूँ। बस एक बार आप लोग इस लेक्चर को देख लीजिएगा, तब आप लोगों से समास जो है, जो प्रश्न आता है आप लोगों के एग्जाम में, वो कभी भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास क्या होता है, किसे कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था संधि में कि संधि में क्या होता है कि वर्णों का या ध्वनियों का मेल होता है, और समास में आप लोगों को मैंने बताया था कि समास में क्या होता है, जो हमारे शब्द होते हैं शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पर समास का अर्थ बताया गया है कि समास का मतलब होता है संक्षेप या सम्मिलन, या इसी को संक्षिप्त बोलते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि समास में हम लोग देखते हैं कि इसको कोई भी अगर शब्द है उसको छोटा करना। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राजा की कन्या, तो राजा की कन्या अर्थात क्या हो गया, राजकन्या। तो राजकन्या क्या हो गया, एक समास हो गया। राजा की कन्या को ही हम लोग राजकन्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम राजकन्या क्या कर दिए, संक्षेप कर दिए। तो समास का मतलब याद रखना है आप लोगों को कि संक्षेप या सम्मिलन करना होता है। इसके अलावा अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम लोग, तो कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो वे समास कहे जाते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक पद रहेंगे, दो दिया रहे या उससे अधिक पद दिया रहे, तो उसमें अगर विभक्ति चिन्ह हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि राजा की कन्या, तो राजा एक पद हो गया और एक कन्या भी पद हो गया। जैसे उत्तर पद और जो प्रधान पद आप लोग पढ़ते हैं, तो वो जो है मतलब कि पद होते हैं और इनमें विभक्ति चिन्ह जो लगी रहती है, तो उसको छोड़ करके जो है एक पद बन जाते हैं। जैसे राजा की कन्या तो राजकन्या हो गया, भाई और बहन हो गया तो भाई बहन हो गया। तो यहाँ पर ये एक पद में सम्मिलित हो गए, तो यही हमारा क्या होता है, समास कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेप या सम्मिलन बोलते हैं। इतना तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, पढ़े होंगे। अब आप सोचिएगा कि गुरुजी तो पढ़े पढ़े चीजों को ही बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बाबू। ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि समास का परिभाषा क्या है। इतना तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि समास के कितने भेद होते हैं। ये छोटा बच्चा भी जो पढ़ता होगा वो लोग को भी मालूम होगा कि समास के कितने भेद हैं। ठीक, तो समास के कितने भेद है बाबू, तो 6 होते हैं। पहला कौन, तो अव्ययीभाव समास। दूसरा आपका कर्मधारय समास होता है। तीसरा बहुव्रीहि समास होता है। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा जो है द्विगु समास, और छठा जो है तत्पुरुष समास होता है। तो ये समास के भेद है। आप लोगों को ध्यान देना है कि समास के 6 भेद होते हैं। संधि भी आप लोगों को पढ़ाए थे, तो संधि का कमेंट में आप लोग बताइएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्योंकि संधि भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक ना। तो समास का भेद आप लोगों को मालूम हो गया, और पहले से भी आप लोगों को मालूम होगा। तो अब चलिए आप लोगों को मैं इन सारे भेदों के ट्रिक बताता हूं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और बहुत आप लोग परेशान रहते हैं कि कैसे हम समास को पहचाने कि कौन अव्ययीभाव समास है, कौन कर्मधारय समास है, कौन बहुव्रीहि समास है, कौन कौन सा समास है। तो दिक्कत होता है। तो आइए आप लोगों को मैं समास पहचानने का ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इस ट्रिक से आप लोग बना लीजिएगा, और समास के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे नहीं छूटेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समास के पहले भेद के ट्रिक पर, जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अव्ययीभाव समास पहचानने के ट्रिक को देखेंगे। अव्ययीभाव समास में आप लोगों को इतना बस समझना है उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग आप लोगों को मालूम भी होगा कि उपसर्ग क्या होता है, कि जब कोई शब्द के आगे कोई ऐसा शब्दांश लग जाए जो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे। उपसर्ग क्या होता है, समझना ऐसे है कि किसी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय आप लोगों को मालूम होगा कि प्रत्यय क्या होता है, कि शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर उपसर्ग का ही खेला को समझना है। अव्ययीभाव समास में याद रखना है आप लोगों को कि अगर किसी शब्द में यथा, यथा रहे, प्रति, बे, भर, ये शब्द में अगर पहले आ जाए, मतलब शुरू में आ जाए, तो वो आप लोग आंख बंद करके बता दीजिएगा वो अव्ययीभाव समास है। ठीक ना। आप लोगों को आंख बंद करके बता देना है कि वो अव्ययीभाव समास होगा। अर्थात अगर उपसर्ग लगा हुआ होगा किसी शब्द में, तो वो आप लोगों को बता देना है अव्ययीभाव समास। इतना बात को ध्यान रखना है। यथा रहे, प्रति रहे, बे रहे, पर रहे,
और अगर आ जाए आप लोगों को किसी शब्द में उपसर्ग, तो वहां पर समास क्या हो जाएगा, अविभाव समास। जैसे आप लोग बाबू उदाहरण में देखिएगा, कह रहा है कि प्रतिमास, तो यहाँ पर प्रतिमास में प्रति क्या है, उपसर्ग लगा है, तो ये क्या हो गया, अविभाव समास हो गया। भर पेट है, तो यहाँ पर भर जो है उपसर्ग लगा है, तो भरपेट में हमारा अविभाव समास हो गया। उसी तरह यथासंभव, प्रत्येक, बेफायदा, यथार्थ, ये सब हमारे क्या हो गए, अविभाव समास है। इसमें दो ही बात को ध्यान रखना है कि यथा, प्रति, बे, भर, ये सब जो है शुरू में सब किसी शब्द में आए और या फिर कोई उपसर्ग लगा रहे, तो वह हमारा अविभाव समास होगा। आइए आप लोगों को कुछ और उदाहरण बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा अविभाव समास के उदाहरण को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिमास, हर मास, इसका विग्रह करेंगे तो हर मास होगा। हर अंग का जो समास क्या होगा, तो प्रत्यंग होगा, प्रत्येक, प्रत्युपार, परोक्ष, प्रत्यक्ष, समक्ष, अपकारण, अनजाने, बेकाब, बेरहम, बेलाग, बेफायदा। तो ये सब जितने भी आप लोग समास का उदाहरण देख रहे हैं, ये सब अविभाव समास के उदाहरण है। तो इन सारे उदाहरणों को जो है आप लोग एक बार जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन सारे उदाहरणों से जो है कहीं ना कहीं जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए आप लोग जरूर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर इस क्लास के आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे एसएस लोकर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस क्लास के या किसी भी क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग सारी चीजों से जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको फ्री में हर चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे समास के भेद के ट्रिक पर, जो है हमारा द्विगुण समास है। अब द्विगु द्वंद्व में लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है बाबू। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि द्विगुण में याद रखना है कि द्विगुण मतलब समझना है, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब क्या समझना है, दो समझना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास में संख्या का बोध होगा, मतलब जहां भी संख्या आपको दिख जाएगा शब्द में, तो वहां आपको आंख बंद करके बता देना है कि वो द्विगु समास होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण में त्रिनेत्र, तो त्रि मतलब तीन, तो त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्र वाला। तो यहाँ पर तीन क्या हो गया, संख्या का बोध हो रहा है। दो पहर मतलब एक पहर, दो पहर, दो पहर, तो यहाँ पे दो पहर, तो यहाँ पर दो, संख्या का बोध हो रहा है। उसी तरह सत सही, तो सात का बोध हो रहा है। यहाँ पर चौराहा, तो चार, अठ, अठकोना, तो आठ, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी आठ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर संख्या आ रहा है बाबू, तो संख्या आएगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक, संख्या आएगा तो द्विगु समास होगा। और कहा भी जा रहा है कि जिन शब्दों में संख्यावाचक शब्द है तो वो द्विगु समास होगा, ठीक ना। इसके बाद इसका उदाहरण की बात करेंगे, तो द्विगु समास का आप उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे लिखा है अन्नी, दोपहर, त्रिकाल, त्रिगुण, त्रिनेत्र, त्रिफल, त्रिलोक, त्रिभुवन, त्रिपाद, त्रिशूल। ऐसे ही जो है चौवन्नी, चौमास, चौराहा, चतुर्देव, परेशी, पंचपात्र, पंचमुख। तो ये क्या है, यहाँ पर सारे जगह पे संख्या बताया जा रहा है बाबू, संख्या का बोध हो रहा है। तो संख्या का बोध होगा तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक, अगर बात करेंगे अविभाव समास का, तो वहां पर उपसर्ग रहेगा, या बे, पर, प्रति, ये सब जो है यथा भी आ जाए तो अविभाव समास होगा। दो तो समास का भेद आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक, कमेंट पे आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, और आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा, और मजेदार तरीके से आप लोग को मैं अच्छे से सारे समास को जो भेद है उसको बताऊंगा। आगे बात करेंगे तीसरा नंबर समास के भेद पर, वो है द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व मतलब याद रखना है दो, द्वंद्व मतलब याद रखना है दो, यानी जो उसके दो पद होंगे द्वंद्व समास के, तो उसके बीच में क्या होगा, हाइफन लगा रहेगा ऐसे बीच में, जैसे हम लोग डैश बोलते हैं ना, वो लगा हुआ रहेगा। ठीक, तो दोनों पदों के बीच में क्या होगा कि हाइफन रहेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। बस इतना ही समझना है। अब पूरा उत्तर पद, प्रथम पद, ये सब कुछ नहीं ध्यान देना है। जैसे पढ़ते हैं ना कि उत्तम पद जो प्रधान हो, तो ये पद जो प्रधान हो, तो उस कुछ मतलब नहीं है। बस ट्रिक याद रखना है कि द्वंद्व समास में बीच में अगर हाइफन दिखे, तो वहां पर आपका जो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता हो गया, दाल रोटी हो गया, लोटा डोरी हो गया, सीताराम हो गया, तो ये सब क्या है, द्वंद्व समास है, बीच में हाइफन लगा है। इसी तरह और भी द्वंद्व समास का अगर उदाहरण देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखा है कि राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीताराम, सीता और राम, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, देवासुर, देव और असुर। तो यहाँ पर देखिए हाइफन भी लगा नहीं है। आप कहिएगा कि आप तो बताएं कि बीच में ऐसे डैश लगा रहेगा, लेकिन बाबू एक चीज ये भी समझना है कि अगर दो लोगों को साथ दिखाया जा रहा है, जैसे राधा कृष्ण है तो राधा के साथ ही कृष्ण है, तो राधा और कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, तो दो लोगों को ना मतलब दोनों पद प्रधान के रूप में बताया गया है, शिव पार्वती। तो ये सब जो है आपको ध्यान देना है। अगर ऐसे भी लिखा रहेगा तो ये द्वंद्व समास ही होगा, ठीक ना। अगर हाइफन है, अगर साथ में किसी को दिखाया गया है, तो वो सब हमारे द्वंद्व में होगा। जैसे शीतोष्ण तो शीत और उष्ण, भला बुरा,
तो भला और बुरा, फल फूल, आगा पीछा, आग पानी, एड़ी चोटी, भात दाल, नाक कान, लोटा लोटा डोरी, अन्न जल, तो ये सब क्या होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। चौथा नंबर जो समास का भेद है वो है बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास का ट्रिक क्या कहता है, तो इसमें कहा जा रहा है कि बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं वो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यानी इसमें जो है तीसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। ऐसा इसके परिभाषा में कहा गया है कि पहला पद दूसरा पद छोड़कर तीसरे पद की इसमें प्रधानता होती है। अर्थात आप लोगों को एक शब्द का भेद में बताया था, कौन सा शब्द, तो योगऋण शब्द। योगऋण शब्द में भी क्या था बाबू, कि कहा जा रहा था कि इसमें वैसे यौगिक शब्द आते थे जो अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते थे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो है ना बहुब्रीहि समास में आता है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद जो है, मतलब प्रथम पद द्वितीय पद जो है छोड़ करके जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि वो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे बाबू यहाँ पे लिखा है बीड़ा पाड़ी, तो बीड़ा पाड़ी शब्द में भी हम लोग पढ़ते थे तो ये योगऋण शब्द में आता था। और बीड़ा पाड़ी किस कौन धारण की रहती है, तो बीड़ा को धारण करने वाली, तो सरस्वती जी को बीड़ा पाड़ी से हम संबोधित करते हैं। ठीक, लंबोदर हो गया तो लंबोदर लंबा पेट वाला, तो गणेश जी के लिए संबोधित करते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि जो साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेंगे, यानी तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, तो वो बहुब्रीहि समास होगा। तो बहुब्रीहि समास मतलब कि यहाँ पर ध्यान देना है कि बीड़ा पाड़ी हो गया, दिगंबर हो गया, लंबोदर हो गया, चंद्रभाल हो गया, मिठबोली हो गया, दशमुख, चतुर्मुख, तो जितने भी शब्द है ये सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। यानी ये अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेगा। आगे और भी हम उदाहरण को देखेंगे बहुब्रीहि समास का। तो यहाँ पर बाबू लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि चतुरानन हो गया, यानी 4 है आनंद जिसके, पंचानन 5 है आनंद जिसके, दशानन 10 है आनंद जिसके, षडानन यानी 60 है, षडानन मतलब 60 है आनंद जिसके, दिगंबर दिक है अंबर, नीलांबर नीला है अंबर जिसका, पीतांबर पीता है अंबर जिसका, चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी, नेक कान, नेक कान मतलब कि नेक है, नेक नाम मतलब कि नेक है नाम जिसका। तो ये सब क्या है हमारे, कि सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। यानी कि इसमें क्या होता है आपको कि साधारण अर्थ छोड़ करके वो अपना विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास था। अब आगे बात करेंगे हम लोग इसके कुछ और उदाहरण पे। तो लिखा गया दशमुख, निर्धन, शांति प्रिय, लंबोदर, हिरण्यगर्भ, मरीचि माली, मिठबोला, वीणापाड़ी, शूलपाड़ी, चंद्रभाल, तो ये सब जो है हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण है बाबू। तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में और तत्पुरुष समास से ज्यादा क्वेश्चन आता है, द्वंद्व से भी आता है, द्विगुण से भी आता है, मतलब सबसे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जो है, या 4 कहिए या 5 कहिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आज के बाद मैं वादा कर रहा हूं कि आप लोग जो है इन 4-5 क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, समास से भी क्वेश्चन आप लोग जरूर बना दीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे आगे। आगे ध्यान देना है, आगे कह रहा है कर्मधारय समास। अब आगे आपका कर्मधारय समास बाबू। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, तो इसका ट्रिक आप लोग को ये समझना है। कह रहा है कि कर्मधारय समास में जो दोनों पद है उसमें से प्रथम पद में विशेषण आ जाए और दूसरे पद में विशेष या उपमावाचक आता है, तो वह हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे हम लोग विशेषण विशेष से पढ़े हैं। विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने को हम लोग विशेषण बोलते हैं। अब विशेष से क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो किसकी, संज्ञा सर्वनाम की। तो यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो कह रहा है कि वीरबाला, तो वीरबाला मतलब वीर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। यानी पहले जो पद क्या हो गया, विशेषण, और दूसरा पद बाला है तो बाला क्या हो गया, विशेष हो गया। वैसे ही महाकाव्य, तो महाकाव्य, तो महा मतलब यहाँ पर महा विशेषण हो गया, काव्य जो है उसका विशेष हो गया। नवयुवक, श्वेतांबर, पीतांबर, नीलांबर, परमेश्वर, ये सब हमारे क्या हो गए, कर्मधारय समास के जानने के ट्रिक हो गए। ठीक ना। आप लोगों को घंटी का भी आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो परेशान नहीं होना है बाबू, क्योंकि आज जो है विश्वकर्मा पूजा भी है। ठीक, तो इसलिए जो है पूजा पाठ भी हो रहा है, लेकिन आज के दिन भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोग जो है मोटिवेट होइए कि कुछ भी कैसा भी समय रहे, चाहे पर्व त्योहार रहे, चाहे कुछ भी, आपको समय निकाल करके जो पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। तो बहुत कम समय में ही आप लोगों को तैयारी करना है। ठीक ना बाबू। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास समझिएगा कि प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष या उपमावाचक होता है। इसका और अगर आप उदाहरण समझिएगा तो और उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर और उदाहरण आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। जैसे विशेषण में बताया कि जैसे पीतांबर, तो
अंबर, श्वेतांबर श्वेत अंबर, महाकाव्य तो महान काव्य, महात्मा तो महान आत्मा, वीर कवि तो महान वीर, सॉरी महावीर है तो महान वीर, महापुरुष तो महान पुरुष, सद्भावना तो सद्भावना, सज्जन तो सज्जन जन, नवयुवक तो नवयुवक। ऐसे ही और भी उदाहरण दिया गया है कि नीलकमल तो नीला कमल, नीलोत्पल तो नील उत्पल, परमेश्वर तो परम ईश्वर, वीरबाला तो वीरबाला। ऐसे ही और उदाहरण आप देखिएगा तो ऐसे ही और उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि कमल नयन हो गया, कर कमल हो गया, चरण कमल हो गया, नेत्र कमल हो गया। इसी तरह कीर्तिलता, शशिमुख, विदुबेग, तो जितने भी उदाहरण है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये सब हमारे किसके उदाहरण है? तो कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो अगला जो आखिरी हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और यही आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज करता है, तत्पुरुष समास। आप लोग समस्या में आता है आप लोगों को कि तत्पुरुष समास कैसे पहचाने। तो देखिए आप लोगों के लिए आपके गुरु जी लेकर के आए तत्पुरुष समास का जानने का ट्रिक। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है बाबू, तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है और जो दोनों पद होगा, पहला पद और दूसरा पद, तो उसके बीच में क्या होगा? कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह आएगा। अब विभक्ति चिन्ह किसका? तो कारक का। कारक आप लोगों को पढ़ाए थे तो कारक के कितने भेद होते हैं बाबू? तो 8 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 8। लेकिन यहाँ पर जो हमको विभक्ति चिन्ह लेना है तो कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक, ठीक ना, कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक जो मतलब कि विभक्ति चिन्ह इनका है उसी का क्या होता है? तत्पुरुष समास में लुप्त हो जाता है। यानी सीधा सीधा बात करेंगे तत्पुरुष समास में तो इसमें कारक आएगा, ठीक ना, क्या आएगा? कारक आएगा। जैसे कर्म हो गया, कर्म का चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह को। करण का विभक्ति चिन्ह से होता है, संप्रदान का के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण का मैं पर, तो ये सब विभक्ति चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये सभी समास आते हैं, यानी कर्म तत्पुरुष समास हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये सब जो है कारक के जो भी विभक्ति चिन्ह है, कारक के जो भेद है, ये हमारे तत्पुरुष समास में सम्मिलित है और इनका अंतिम पद ही क्या होता है? प्रधान होता है और जो बीच में क्या होगा? तो विभक्ति चिन्ह का लोप रहेगा, यानी छिपा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ उदाहरण में समझ सकते हैं, लिखा है कि सिर धन तोड़, तो सिर को तोड़ने वाला, तो सिर को तोड़ने वाला तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह है, जो यहाँ पर क्या होगा? सिर तोड़ छुप गया। उसी तरह धर्म से भीरु तो धर्म भीरु, तो धर्म भीरु, तो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह है। देव के लिए आलय तो देवालय, नेत्रहीन नेत्रहीन, नेत्र से हीन को नेत्रहीन कहा गया, राजा की कन्या राज कन्या, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर क्या है कि विभक्ति चिन्ह का लोप हो जा रहा है जहां पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा बाबू? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए कुछ तत्पुरुष समास का उदाहरण भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप नोट में जो है जरूर याद रखिएगा आप लोग बाबू कि कह रहा है कि कारक के विभक्ति चिन्ह से तत्पुरुष समास संबंधित होता है, यानी जो कारक का विभक्ति चिन्ह होता है उसी से हमारा तत्पुरुष समास जो है संबंधित होता है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 मिनट आप लोग के लिए थोड़ा सा स्लाइड जो अच्छे से कर दे ताकि आप लोगों को दिखे। हाँ, अब जो आप लोगों को दिखेगा अच्छा से, नीचे तक भी। कह रहा है कि गिरिधर, तो गिरिधर भी तत्पुरुष समास से, गिरि को धारण करने वाला, जलधर जल को धारण करने वाला, भूधर भू को धारण करने वाला, वंशीधर वंशी को धारण करने वाला, विषधर विष को धारण करने वाला। तो यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है विग्रह करने पर और यहाँ पर क्या? विभक्ति चिन्ह का लोप हो जा रहा है। तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया बाबू? तो तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, उसी तरह हलधर, मनोहर, मोक्ष प्राप्त, यश प्राप्त, सुख प्राप्त। इसी तरह आगे बात करेंगे तो उसी तरह कामचोर हो गया, काम से चोर, देह से चोर, सुखग्रस्त, सुख से ग्रस्त, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, रस भार, रस से भार, प्रेम शक्ति, प्रेम से सिक्त, प्रेम सिक्त मतलब प्रेम से सिक्त। तो यहाँ पर करण में क्या होगा? करण से चिन्ह का लोप हो रहा है। उसी तरह चतुर्थ तत्पुरुष मतलब संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा? के लिए जो है यहाँ पर, के लिए का जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? लोप हो जा रहा है। जो संप्रदान कारक का चिन्ह है वो क्या है? के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पर दे रहा है उदाहरण में बाबू कि न्यायालय, तो न्याय के लिए आलय, शिवालय तो शिव के लिए आलय, गौशालय गाय के लिए आलय, धर्मशाला धर्म के लिए शाला, धर्मशाला हो गया, शिवार्पण शिव के लिए अर्पण, देव के लिए बलि। तो ये सब क्या है? हमारे संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। यहाँ पर के लिए चिन्ह का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जा रहा है, यहाँ पर करण तत्पुरुष में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। उसी तरह आगे बात करेंगे अपदान तत्पुरुष में, तो अपदान तत्पुरुष में केवल से का जो है चिन्ह का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि शक्तिहीन शक्ति से हीन, धनहीन धन से हीन, उसी तरह धर्मच्युत धर्म से च्युत,
अन्नहीन अन्न से हीन, क्रियाहीन क्रियाहीन, क्रियाहीन का क्रिया से हीन हो गया, दयाहीन दया से हीन, इसी तरह जो है बलहीन तो बल से हीन, जाति भ्रष्ट जाति से भ्रष्ट। इसी तरह और बात करेंगे तो प्रेम रिक्त प्रेम से रिक्त। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपदान तत्पुरुष में, अपदान तत्पुरुष समास में यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। इसके बाद संबंध तत्पुरुष समास को देखेंगे तो संबंध तत्पुरुष समास में का के की का के की जो आता है, का के की चिन्ह का के की, तो इस चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। जैसे यहाँ पर लिखा अन्नदान तो अन्न का दान, कन्यादान तो कन्या का दान। इसी तरह बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है गुरु सेवा तो गुरु की सेवा, देश सेवा तो देश की सेवा, प्रेम पथिक तो प्रेम का पथिक। इसी तरह बात करेंगे आगे तो धर्म युक्त तो धर्म का युग। आगे बात करेंगे, लिखा है वीर कन्या तो वीर की कन्या, राज कन्या तो राजा की कन्या, बालुका राशि, बालुका राशि मतलब बालुका की राशि। तो ये सब हमारे क्या हो गए, तो ये बाबू संबंध तत्पुरुष है जिसमें का के की का लोप होता है। ठीक, इसके बाद अधिकरण में बता रहा है, अधिकरण में पर आता है। अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। में और पर चिन्ह का जो है क्या हो जाएगा बाबू, लोप हो जाएगा। तो इसको ध्यान आप लोगों को देना है। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पर कि कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, यति श्रेष्ठ मतलब यतियों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम सर्व में उत्तम, आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न। ठीक, इसी तरह बात करेंगे आत्मनिर्भर तो आत्म पर निर्भर। ठीक ना, आप बीती मतलब आप मतलब स्वयं स्वयं पर बीती, घुड़सवार घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर याद रखना है कि में और पन विभक्ति चिन्ह का अगर लोप हो जाए तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो ये सब जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। तत्पुरुष समास के जो कारक के चिन्ह आते हैं, ठीक, उसके बारे में था। तो मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सारा समास को बता दिया। अब आप लोग बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा, और आप लोगों का इस क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जो है डेली पढ़ाई कीजिए, और आप लोगों के लिए मैं अच्छा जो है ट्रिक के माध्यम से हिंदी व्याकरण के जो भी कंफ्यूजन वाले टॉपिक है उसको मैं कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि आप लोगों को इसी तरह के जो है ट्रिक के आधार पर टॉपिक्स जो है मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी एकदम शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।